नमस्कार व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के आज के इस एपिसोड में मैं कौशिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चाणक्य नीति में देखेंगे द मंडला थ्योरी। तो मंडल थ्योरी क्या है और इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा है, देखते हैं आज के इस वीडियो में। सो व्यूवर्स, एपिसोड 6 में आज हम लोग चाणक्य नीति में देखेंगे मंडल थ्योरी के बारे में। तो मंडल थ्योरी चाणक्य ने बनाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज स्टडी करके देखते हैं कि मंडल थ्योरी एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे कौटिल्य वॉज मोर कंसर्न विद द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो यहाँ पे कौटिल्य की जो सोच थी वो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा थी और पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में कम थी। मतलब राजनीतिक विश्लेषण वो ज़्यादा करते थे और राजनीतिक सोच वो कम रखते थे। राजनीतिक विश्लेषण ज़्यादा करने से मतलब ये है कि आसपास में क्या चल रहा है, कैसे क्या मैनेज करना है, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते थे कौटिल्य। सो ही एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट के ऊपर, चूंकि उनका ज़्यादा जोर था, इसीलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से डिटेल्ड तैयारी की थी। सिविल, जुडिशियल, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उन्होंने खुद तैयार किया था अपने हाथों से। और इसी में से एक थ्योरी का नाम है द मंडल थ्योरी। तो यहाँ पे मंडल थ्योरी के बाद में देखते हैं क्या है। ए मंडला कंसिस्ट ऑफ 12 किंग्स। तो यहाँ पे मंडल थ्योरी के अंदर में कंसिडर किए जाते थे 12 राजाओं को, मतलब एक राजा और उसके आसपास में उनकी 11 कंट्रीज़। तो 12 कंट्रीज़ की यहाँ पे हमेशा मैथमेटिक्स बैठाते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत छोटे एरिया में एक एक राजा रूल करते थे। तो इस हिसाब से 12 कंट्रीज़ के हिसाब में देखा जाए तो एक लिमिटेड एरिया जो है कवर होता था। तो अभी 12 कंट्रीज़ की हिसाब देखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12 कंट्रियों को एक साथ ये जो है कंपेयर करते थे। इसमें जो सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं कि हमारा कंट्री बेस्ट है, वो देखते थे लिटरली कौन सी कंट्री अच्छी है, और उसके राजा को जो है विजिगीषु कहा जाता था। विजिगीषु के बारे में जो है हमने इससे पहले द आइडियल किंग के अंदर पढ़ा था कि एक अच्छा राजा कैसा होता है। जो एक अच्छा राजा होता है उसे जो है आचार्य चाणक्य विजिगीषु कहते थे। यहाँ ही इज़ द सोवरेन एट द सेंटर। तो यहाँ पे विजिगीषु को जो है नायक बनाया जाता था। इन 12 कंट्रीज़ में सबसे अच्छा राजा जो है वो विजिगीषु होता था। इसके अलावा और 11 कंट्रीज़ में कौन कौन होते थे? एक होता है विजिगीषु खुद, विजिगीषु का एक दुश्मन, उसको भी कंसिडर करते थे। विजिगीषु का एक फ्रेंड, उसको भी कंसिडर करते थे। विजिगीषु का जो फ्रेंड है उसके दुश्मनों को भी कंसिडर करते थे। विजिगीषु के जो दुश्मन हैं उनके फ्रेंड्स को भी कंसिडर करते थे। ऐसे करके 12 कंट्रियों की यहाँ पे मैपिंग की जाती थी। तो आप समझ गए होंगे, एक हो गया विजिगीषु खुद, दूसरा हो गया उसका दोस्त, तीसरा हो गया उसका दुश्मन, चौथा हो गया दोस्त का दोस्त, पांचवा हो गया दुश्मन का दोस्त, ऐसे ही छठवां होगा दोस्त का दुश्मन, उसके बाद सातवां होगा दुश्मन का दुश्मन। तो ऐसे करके जो है मैपिंग करते थे 12 कंट्रीज़ का। देखिए बहुत ही डीप सोच रखा करते थे चाणक्य इस मामले में। तो यहाँ पे फेमिलियरिटी इट इज़ सेड ब्रीड कंटेम्प्ट, लाइकवाइज नेबरिंग स्टेट टर्न इनटू एनिमीज। तो यहाँ पे फेमिलियरिटी के बारे में वो अपने आप में एक बात करते थे कि एक गुण तो आपको पक्का मिल ही जाएगा हर जगह पे। वो क्या मतलब सेम टू सेम क्या चीज़ें होंगी? लाइकवाइज नेबरिंग स्टेट टर्न इनटू एनिमीज। उनका ये कहना था कि आस पड़ोसी देश हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बन ही सकते हैं। तो कोई भी देश को चाहिए कि उनके आस पड़ोस के कंट्रीज़ के साथ एक ऐसा व्यवहार रखे, मतलब ज़्यादा दोस्ती भी ना हो, ज़्यादा दुश्मनी भी ना हो, क्योंकि वाजिब सी बात है नेबरिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो आपस में दुश्मन बन ही जाती है। और लाइकवाइज और एक चीज़ है कि स्टेट्स विथ नो कॉमन बाउंड्रीज बिकम्स फ्रेंड्स। तो ये भी उन्होंने कहा कि एक स्वाभाविक बात ही होगी अगर ऐसी दूर दूर पे रहने वाली कंट्रीज जैसे भारत और यूएस है, भारत और जापान है, क्योंकि भारत चीन का बॉर्डर एक साथ मिलता है और दोनों आस पड़ोसी है, इसीलिए दोनों का नहीं जमता। लेकिन भारत का कोरिया के साथ जमता है, भारत का जापान के साथ जमता है, क्योंकि दोनों की सीमाएं बहुत ही दूर दूर पे है। तो ये चीज़ हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ जो है ऑलरेडी आचार्य चाणक्य ने बता दिया है कि जो कंट्रीज़ की बॉर्डर आपस में शेयरिंग होगी उनके अंदर दुश्मनी रहेगी, मतलब एक ना एक दिन दुश्मनी हो ही जाएगी। और उसके अलावा जो कंट्रीज़ का बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलता, जो दूर दूर पे मौजूद है, वो कंट्रीज़ अच्छी दोस्त बन सकती हैं। तो ट्रेडिंग के माध्यम से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको देखिए, पैसों के बिना पॉलिटिक्स नामुमकिन है और पॉलिटिक्स के बिना पैसे आने का कोई रास्ता नहीं बनता। तो यहाँ पे ट्रेडिंग को अगर चलाना है तो आपको जो है ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आपकी दोस्त कंट्री कौन सी है और आपकी दुश्मन कंट्री कौन सी है। उसके साथ आप अच्छे से
ट्रेडिंग कर सकते हैं या दुश्मन कंट्री की ट्रेडिंग को आप रोकने का कोशिश कर सकते हैं उसको कंपटीशन देके। इन सच ए सिचुएशन द न्यूट्रल कंट्रीज ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस कौन रोल प्ले करता है? एक न्यूट्रल कंट्री जो ना ही दोस्त है ना ही दुश्मन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जहां वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया और अमेरिका एक टीम में थे, वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया और अमेरिका दो अलग अलग टीम में चले गए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। द इंटरमीडियरी ऑक्यूपाइज द सेकेंड बेस्ट पोजीशन बिटवीन द न्यूट्रल कंट्री एंड द अदर पावर्स। तो यहाँ पे एक इंटरमीडियरी भी होता है जो कि जिनको कि आचार्य चाणक्य के हिसाब से सेकेंड बेस्ट प्लेस दिया गया है न्यूट्रल कंट्री के बाद। मतलब हमारा सबसे अच्छा रिलेशन किसके साथ होगा? न्यूट्रल कंट्री के साथ होगा। उसके बाद सबसे अच्छा रिलेशन किसके साथ होगा? इंटरमीडियरी कंट्रीज़ के साथ होगा। मतलब जो बीच बीच में हमसे अच्छी खासी बातें करते हैं, इंटरमीडियरी कंट्रीज़ जो है उनके साथ हम लोग जो है अच्छा संबंध बना सकते हैं। तो ये आपने राजमंडल थ्योरी में देखा कि 12 राजाओं को आइडेंटिफाई करना एक ही एरिया के, उसमें फ्रेंड कौन है, फ्रेंड का फ्रेंड कौन है, फ्रेंड का दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है, दुश्मन का फ्रेंड कौन है, दुश्मन का दुश्मन कौन है, ये सब मैपिंग करना ज़रूरी था मंडल थ्योरी के अंदर। लेकिन निष्पक्ष रूप से आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके एरिया का विजिगीषु कौन है। ये नहीं कि हमारा देश बड़ा है, हम सबसे बड़े हैं इसलिए विजिगीषु हमारे देश का, नहीं। आप स्टैटिस्टिकली देखिए, इकोनॉमिकली देखिए कि आपके एरिया का एक्चुअल में विजिगीषु कौन है, उसके दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है। अगर आप उसके दुश्मनों में हैं तो आप उसके दुश्मनों को जो है यूज़ कर सकते हैं अपना दोस्त बनाने के लिए। मतलब ऐसे आपको न्यूट्रली सोचना होगा। दूसरी चीज़ जो आचार्य चाणक्य ने बताई, हमने आपको फिर बता रहे हैं अभी कि जो कंट्रीज़ की बॉर्डर शेयरिंग है उनके साथ दुश्मनी होने के चांसेस है। जो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, दूर दूर पे मौजूद है, उनके साथ दोस्ती होने के चांसेस है। वो कंट्रीज़ जो कि न्यूट्रली रहती हैं, जो ना ही दोस्ती निभाती है ना दुश्मनी निभाती है, वो हमारी सबसे अच्छी कंट्री होती है। हमारे साथ उनके अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, उनसे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद इंटरमीडियरी कंट्रीज़ जो होती हैं वो सेकेंड प्लेस पे आती है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकती हैं, हमारे साथ उनका अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राजमंडल थ्योरी क्या थी। अगले वीडियो में जो है हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसको कि सप्तांग थ्योरी कहा जाता है। तो ये सप्तांग थ्योरी क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा वाला पार्ट है। हम अभी तक राजा और बाउंड्रीज़ और कंट्रीज़ को लेके थे, अब हम एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लेकर के इसके बाद पढ़ने लग जाएंगे। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। देखते रहें चाणक्य नीति देखने के लिए देखते रहें वेदांत अकेडमी को। और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको आचार्य चाणक्य के ऊपर इंटरेस्ट है, कौटिल्य के ऊपर इंटरेस्ट है, आप ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सप्तांग थ्योरी के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें और जानते रहें और देखते रहें वेदांत अकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।